सो वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एक कंपोनेंट है जेकेएसएसबी में, हिस्ट्री विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है तो हमें 18 हम जो अगर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे तो हम 1857 से स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे। बिकॉज जो नेशनलिज्म आया था हमारे देश में वो 1857 के बाद आया था, तो इसलिए 1857 के पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम 1857 से स्टार्ट करेंगे, 1857 से। ठीक है, देखिए 1857 की अपराइजिंग हम सबको पता है, बहुत बड़ी अपराइजिंग है हिस्ट्री में ये, और भारत में सबसे बड़ी अपराइजिंग थी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। बट 1857 की जो अपराइजिंग्स थी ये हुई क्यों? ऐसा तो नहीं था कि कुछ एक घटना घटी हो तो ये अपराइजिंग उस कारण हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिसके कारण 1857 की अपराइजिंग हुई। अब आप ये कह सकते हैं कि सब्र का बांध जब टूटा तब 1857 की बगावत हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई। हम जानेंगे कि 1857 प्री 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 पीरियड ऑफ 1857 में क्या था, किस वजह किस कारणों से 1857 की लड़ाई हुई। अब बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं। 1857, देखिए 1857 में जो दो कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज कह सकते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी सिपाही मतलब, और दूसरी थी सिविलियंस। ये दो ऐसी कम्युनिटी ग्रुप्स थे जो 1857 में एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कॉलोनियल रूल के साथ लड़ रहे थे। तो अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि इन दोनों के बारे ये दोनों क्यों 1857 की लड़ाई में आए, क्यों, क्या इनके साथ हुआ कि इन्होंने बगावत करना शुरू की। तो सबसे पहले हम सिविलियंस की बात करते हैं। देखिए, जब कॉलोनियल रूल 1800 के बाद, सॉरी 1800 के बाद जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने काफ़ी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जो कि हमारे हिंदुस्तानियों को फेवर नहीं करते थे। जैसे कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया, हाई टैक्सेशन लगा दी, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को हमारे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उनसे कौन कौन अफेक्ट हुआ? उनसे कौन कौन अफेक्ट हुए? जमींदार, जितने भी जमींदार थे वो अफेक्ट हुए। दूसरे कौन अफेक्ट हुए? आर्टिशंस, जो कारीगर थे वो अफेक्ट हुए, और पीजेंट्स। ये तीन कैटेगरीज हैं जो अफेक्ट हुई कॉलोनियल रूल्स के कारण। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये तीन कैटेगरीज क्यों अफेक्ट हुई और क्या रेप्रिकॉशंस आए इनके। देखिए, पहले हम बात करते हैं जमींदार्स की। जमींदार्स क्या थे? जमींदार एक टाइप के लैंडलॉर्ड थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट्स थे। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, ये जमींदार है और ये और ये गवर्नमेंट है और ये पीजेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट जमींदार को कहती थी कि आपको हमें 10 रुपए पे करने हैं एज अ टैक्स। तो जमींदार आगे पीजेंट से मनचाही टैक्स वसूलते थे। उनको सिर्फ गवर्नमेंट को 10 रुपए ही पे करने थे, बट आगे वो पीजेंट से 20, 25, इवन कभी कभी तो 50 रुपए। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिगर्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं था, और कोई फिगर्स होंगे, मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिगर्स बता रहा हूँ। तो मतलब वो इतना इनसे चार्ज करते थे पीजेंट से, जमींदार। अब क्या हुआ, जब नया लैंड रिफॉर्म्स आए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको हटा दिया। अब वो डायरेक्ट इनसे टैक्स लेने लग गई, और किसके थ्रू लेने लग गई? अपने ऑफिशियल्स के थ्रू। मतलब जो ब्रिटिश रूल के ऑफिशियल्स थे, अब वो डायरेक्ट टैक्स लेने लग गए पीजेंट से, जमींदार बीच में से हट गए। अब जब जमींदार हट गए बीच में, तो अब इनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो ये ऑफेंड हो गए गवर्नमेंट से। तो इसलिए जमींदार भी पार्टिसिपेट करने लगे, अपनी उस गुस्से का इजहार करने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1857 में। ठीक है, तो इनको कहते हैं डिस्पोज्ड जमींदार, जिनको बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है,
ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, तो वो भी रिवॉल्ट का हिस्सा बने। दूसरे आते हैं आर्टिशंस। अब आर्टिशंस थे कारीगर। अब पहले हमारे इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत फ्लरिश कर रहा था, बट जब ब्रिटिश आए, कॉलोनियल रूल आया, तो उन्होंने जो पॉलिसीज लाई उसमें क्या हुआ, जो हमारा एक्सपोर्ट था उस पर हाई टैक्सेस लगा दिए और जो इंपोर्ट था वो फ्री कर दिया। जो इंपोर्ट ब्रिटेन से आ रहा था उसे फ्री कर दिया और जो यहां से जा रहा था उस पर हाई टैक्सेस लगा दी। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब कोई प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है और उस पर हाई टैक्सेस लगेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ा हुआ प्राइस किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा तो क्या फॉरेन कंट्री वाले उससे उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दें तो जो बाहर का जो प्रोडक्ट आएगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर वो ब्रिटेन में 10 रुपए का बन रहा है तो वो इंडिया में भी 10 रुपए का, ब्रिटेन में 15 रुपए का बिक रहा है तो इंडिया में भी वो 15 रुपए का ही बिकेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज थी, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को भी बिल्कुल तबाह कर दिया। दूसरा क्या करते थे, ये कॉटन लेके जाते थे ब्रिटिश और वहां से जो फिनिश गुड थे वो वापस लाते थे। मतलब रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाएंगे और फिर बना के वापस इंडिया को ही बेच देंगे। तो इससे भी ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे आर्टिशियंस को। दूसरा, इन्होंने एक रूल निकाला था कि अब कोई भी जो कारीगर होगा वो हमारी फैक्ट्रीज में काम करेगा, अगर उसने अपना काम करना शुरू किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो कुछ ऐसा भी था कि जो बगावत की जिन कारीगरों ने, उनके अंगूठे काट दिया। अब किसी कारीगर का अंगूठा काट दो तो वो काम कैसे करेगा, तो ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी। तो इसलिए हैंडीक्राफ्ट था जो हमारा इंडिया का, वो बिल्कुल क्या कर दिया, तोड़ दिया, उसको ब्लो दे दिया। तो इसलिए आर्टिशंस भी, जो कारीगर थी, वो भी गुस्सा थे ब्रिटिशर्स थे। अब आती है लास्ट जो कैटेगरी में आते हैं वो है पीजेंट्स। देखिए पीजेंट्स हर जगह मरता है। पीजेंट्स गरीब होते थे, इनको टैक्स देना होता था, इतने हाई टैक्सेस होते थे कि टैक्स पे करने के चक्कर में इन्हें अपनी जमीनें गिरवी रखना पड़ती थी मनी लैंडर्स के पास, और मनी लैंडर भी इतने चालाक होते थे, वो हाई टैक्सेस लेते थे। पीजेंट्स थे, तो पीजेंट हर जगह से फंसा हुआ था, यहां से हाई टैक्सेस देने और यहां से हाई इंटरेस्ट, तो वो हर जगह से फंसा हुआ था। तो पीजेंट्स का गुस्सा भी बहुत सिर चढ़ के बोल रहा था। तो इसलिए ये लोग भी 1857 की रिवॉल्ट में शरीक हुए। ये रीजंस भी थे कि 1857 अपराइज की। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं सिपाही के बारे में, जो जिसको कहते हैं सिपाही म्यूटिनी। वो क्या थी, देखिए सिपाही म्यूटिनी क्या थी। म्यूटिनी का मतलब बगावत। अब इसमें क्या होता था कि जो इंडियन सिपाही होते थे उनका जो सैलरी थी वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, इनकी प्रमोशन भी नहीं होती थी, सूबेदार के ऊपर इनकी प्रमोशन नहीं होती जितना मर्जी डिजर्विंग हो। ठीक है, इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो अंग्रेज थे, जो गोरे थे, वो इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इनको अलाउंस, अगर सपोज इनको आउट ऑफ इंडिया किसी जाना, पहले तो ये ब्रिटिश क्या करती, जो उनके अलाइज होते थे उनकी लड़ाई में भी ये इनको बेच देते थे, और जब ये जाते थे तो इनको जो अलाउंसेस होते हैं, फॉरेन अलाउंसेस कहते हैं जिन्हें, वो भी नहीं देते थे। मतलब ऐसे ही उसी सैलरी पे इनको फॉरेन भी भेज दिया जाता था मरने के लिए। तो सिपाही वहां से भी दुखी थे और बहुत गुस्से में भी थे। बट अब इसको चिंगारी की जरूरत थी, जो कि लगाई किसने, आपने सबने नाम सुना होगा, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने यह चिंगारी लगाई। मंगल पांडे कौन से यूनिट के थे? 34th बंगाल इन्फेंट्री। इस यूनिट के सिपाही थे और इन्होंने यहां पे बगावत की थी, अपने ऑफिसर को गोली मार दी थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि उस टाइम
इनफील्ड राइफल्स यूज हुई। इनफील्ड राइफल्स ब्रिटिश आर्मी ने इंट्रोड्यूस की अपनी आर्मी में। बट तब रूमर्स ये फैलने लगे कि जो इनफील्ड राइफल के जो कारतूस है वो पॉर्क और बीफ की चर्बी से बना है। अब पॉर्क और बीफ की चर्बी दोनों के लिए, हिंदू और मुस्लिम्स के लिए, दोनों के लिए अनटॉलरेबल थी। वो इसको अपने मुंह से कैसे लगाए, क्योंकि देखो जब उसका कारतूस खोलना पड़ता था तो उसको पहले मुंह से स्प्लिट करना पड़ता था। तो मतलब आप अगर हिंदू हो तो आप बीफ को मुंह लगा रहे हो, और अगर आप मुस्लिम हो तो आप पॉर्क को मुंह लगा रहे हो। दोनों के मजहब में ये हराम चीज है। तो वहां से भी जब जब लोगों जब ये अब ये बात सच है नहीं, ये आज तक पता नहीं चला, ये सिर्फ रूमर्स थे। और इन रूमर्स को सच मान के क्या हुआ कि सिपाही थे वो ब्लोन आउट हो गया। वो जो उनका जो अंदर का लावा था वो ब्लोन आउट हो गया, और वो ब्लोन आउट हुआ और वो म्यूटनी में बदल गया। तो इस म्यूटनी के चलते काफी सिपाहीस ने म्यूटनी की, रिवॉल्ट किया। कुछ रेजिमेंट्स थी जो कि डिसबैंड कर दी, जैसे कि 19th इन्फेंट्री 19 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, वो डिसबैंड होगी। ठीक है, फिर 7th अवध रेजिमेंट थी, वो डिसबैंड होगी। ठीक है, तो ये रेजिमेंट्स जो थी ये डिसबैंड कर दी क्योंकि इसमें म्यूटनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूलूंगा, 34 बंगाल रेजिमेंट बैरकपुर में सबसे पहले जो म्यूटनी स्टार्ट हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे यहाँ थे। तो ये सिपाही म्यूटनी हुई। तो अब जब बगावत फैल गई, सिपाही और सिविलियंस भी इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो अब उन्हें एक चाहिए था लीडर कि इस रिवॉल्ट को लीड करे। तो अब लीडर किसके पास गए? वो सब पहुंचे कहां? दिल्ली में। दिल्ली में किसके पास? बहादुर शाह के पास। बहादुर शाह तब 70 साल के थे और ये लास्ट मुगल रूलर थे, और ये अंग्रेजों के पेंशन पे जिंदा रह रहे थे। तो जब ये सब उनके पास पहुंचे, बहादुर शाह के पास, उनको बोला कि आप इंपीरियर हैं हमारे और आप इस रिवॉल्ट को लीड कीजिए। तो बहादुर शाह ने भी अपने लेगेसी को मद्देनजर रखते हुए कि मैं तो एक रॉयल ब्लड हूं, मैं एक मुगल हूं, इंपीरियर हूं, तो मुझे ये लीड करना चाहिए। तो तब बहादुर शाह को एक टाइटल दे दिया गया, शहनशाह हिंदुस्तान। शहनशाह ए हिंदुस्तान। ठीक है, और इस को लीड करने लग गए, रिवॉल्ट को लीड करने लग गए बहादुर शाह। ठीक है, तो ये सब था जब रिवॉल्ट अब अपने पूरे आलम पे था। अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं, डॉक्ट्रिन लैप्स। डॉक्ट्रिन लैप्स ये डलहौजी की देन थी, डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, डलहौजी, इसमें क्या था कि अगर कोई भी राज्य होगा, कोई भी किंगडम होगा, कोई भी प्रोविंस होगा, अगर उसका जो अगला जो वारिस है वो अगर अडॉप्टेड होगा तो उसको राज्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका रियल ब्लड है तभी अडॉप्ट दिया, अगर राज्य का रियल ब्लड है तब ही उसे अपना अगला वंशज माना जाएगा उस राज्य का, नहीं तो अगर वो अडॉप्टेड है तो वो उसको नहीं माना जाएगा। दूसरा ये था कि अगर कोई भी प्रोविंस में माल प्रैक्टिस होगी तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ। कहां? कानपुर में, झांसी में, अवध में, ठीक है, बरेली में, नहीं सॉरी बरेली में नहीं, अवध में, यहाँ तीनों, यहाँ पे ये कुछ ऐसा ही हुआ। कानपुर में जो नाना साहेब वो लीड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को, क्योंकि नाना साहेब एक अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के। बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको उनका वारिस समझने से, मतलब अगला वंशज समझने से मना कर दिया।
ठीक है, तो अपना राइट्स के लिए नाना साहेब लड़े, नाना साहेब लीड करने लगे कानपुर से। ये याद रखना कौन कहाँ से लीड कर रहा था। झांसी सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बेटा था जो, वो अडॉप्टेड था। तो सेम उनके उनके साथ भी ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स ने उन्हें लीगल हायर समझने से, मानने से इनकार कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने राइट के लिए लड़ रही थी। अवध में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अवध में तो क्या हुआ कि जो वहां के नवाब थे उन पे ये इल्जाम लगा दिया गया कि ये माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवध में माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इनका जो राज्य है वो अब ब्रिटिश इंडिया के अंदर होगा। तो अवध से कौन वो कर रहा था, लीड कर रहा था, ये बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, वहां से ये लीड कर रहे थे। अब दो और प्रोविंस थे ऐसे ही, जैसे कि बिहार से लीड कर रहे थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह डिस्पोज जमींदार थे। जैसे आपको बताया कि जमींदार थे, उनके साथ क्या किया, तो ये भी वैसे कुंवर सिंह भी वही थे, ठीक है, बिहार से। मतलब करप्ट नहीं कह रहा मैं, वो थे मतलब ये जमींदार थे, इनको भी इनकी पावर्स, इनके राइट छीन लिए गए, ठीक है। और बरेली से कौन लीड कर रहा था रिवॉल्ट को, खान बहादुर। तो ये नाम कुछ याद रखिएगा। कानपुर से मैं बता देता हूँ, कानपुर से नाना साहेब लीड कर रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, अवध से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, बिहार से कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, बरेली से खान बहादुर लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप, और इनका जो ओवरऑल जो इनका वो जो हेड थे वो कौन थे, बहादुर शाह, लास्ट मुगल इंपीरियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। एक मिनट। तो अब क्या हुआ, अब देखिए, अब जब अंग्रेज भी इस लड़ाई में आए तो उनके सपोर्ट में भी काफी लोग आए। देखिए जो मद्रास रेजिमेंट थी वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रही थी। कश्मीर के राजा थे वो भी ब्रिटिशर का साथ दे रहे थे। पंजाब रेजिमेंट वो भी ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, ठीक है। इनके अपने रीजन रहे होंगे, उन रीजंस पे नहीं जाएंगे हम। और साथ में जो साउथ एरिया था, जो साउथ है जो हमारा साउथ है, वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो देखिए, एक इस रिवॉल्ट का फेलियर का कारण यही भी था कि यूनाइट नहीं था हमारा देश, ठीक है, यूनिटी नहीं थी। देखिए कश्मीर, मद्रास, पंजाब, ये सब किसके लिए ये ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे, उनकी सपोर्ट में लड़ रहे थे। और साउथ जो था हमारा, साउथ इंडिया, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। तो लड़ कौन रहा था, नॉर्थ के, वेस्टर्न और सेंटर। मतलब ये नॉर्थ इंडिया का कुछ पार्ट, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, यही सिर्फ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट कर रहा था और इनमें से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो ये एक रीजन था रिवॉल्ट के फेल होने का, कि यूनिटी ही नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कहानी क्या हुआ। अब देखिए एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ठीक है, तो ये थी कहानी। तो आपको सबको पता है कि 1857 को सप्रेस्ड कर लिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स जीत चुके थे, उसको हरा दिया इन्होंने, बाकी जो थे। तो अब ये हुआ कैसे, क्यों 1857 में जो पूरी सिविलियंस और सिपाही मिलके इतना लार्ज नंबर में जो रिवॉल्ट हो रहा था, इंडिया की तरफ से भी लार्ज नंबर में था, तो फिर भी क्यों हार गए, ये क्या रीजंस थे कि ये हार गए 1857 की रिवॉल्ट। चलिए हम वो रीजंस जानते हैं कि आखिरकार रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ऐसा क्या हुआ कि इतने
नंबर में होने के बावजूद भी ये हार गए, हम हार गए। सबसे पहला सबसे मेन रीजन था जो वेपन्स थे वो लोकल मेड वेपन्स थे, लाइक जिसके पास कोई नाइफ लेके आ गया, ठीक है, कोई कुछ लेके आ गया जो होममेड थे, कोई एरो लेके आ गया, जो होममेड्स वेपन्स थे। और किसके अगेंस्ट आया? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिनके पास क्या थी? राइफल्स थी, हाई टेक राइफल्स थे, इनफील्ड राइफल्स थी। तो अब देखिए वेपन्स में ही कंपैरिजन नहीं है, वह कहाँ चाकू और तलवारें और कहाँ रिवॉल्वर और गन्ने। तो एक तो ये था कि वेपन्स दोनों के मतलब ब्रिटिश के पास वेपन्स थे वो हाई क्वालिटी के थे, ठीक है, और इंडियन साइड के बाद इंफीरियर वेपन्स थे। दूसरा, कोई यूनिटी नहीं थी। देखिए जैसे आपको सब कहते हैं कि काफी हिस्टोरियंस, दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट आपको ये बात जानना जरूरी होगी कि ये वो लड़ाई नहीं है जो 1947 में हुई है। 1947 में नेशनलिज्म की लड़ाई हुई थी, बट यहाँ पे 1857 में नेशनलिज्म था ही नहीं। नेशनलिज्म इंडिया में आया 1860 के बाद, ठीक है। 1860 से पहले नेशनलिज्म मतलब पेट्रोइज्म, नेशनलिज्म की भावना ही नहीं थी, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। झांसी को सिर्फ झांसी से मतलब था, कानपुर को सिर्फ कानपुर से मतलब था, कानपुर को दिल्ली से कोई मतलब नहीं था, दिल्ली को झांसी से कोई मतलब नहीं था, झांसी को पंजाब से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इनको अपना अपना मतलब था। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि इनके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे, इस वजह से ये इस रिवॉल्ट का पार्ट थे। बट किसी के पर इनके पास कोई एक कॉमन एजेंडा नहीं था कि जिसके कारण ये रिवॉल्ट कर सकें। अगर इनके पास कॉमन एजेंडा होता जो कि नेशनलिज्म से आएगा, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिज्म इंडिया में आएगा और कैसे ये नेशनलिज्म यूनाइट करेगा पूरे इंडियंस को, ठीक है। तो बट नेशनलिज्म तो 1860 में आया, 1816 से पहले तो नेशनलिज्म था ही नहीं। तो इसलिए ये अलग अलग लड़ रहे थे अपने पर्सनल मोटिव्स के चलते, इसलिए एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं थी सेंट्रलाइज। तो एक रीजन ये भी था फेल होने का वॉर। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरा यूनाइट इंडिया नहीं लड़ा, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ का कुछ पार्ट जैसे कश्मीर और पंजाब नहीं लड़े थे, मद्रास रेजिमेंट नहीं लड़ा, साउथ नहीं लड़ा। और मेन बात इसमें जो इंटेलिजेंट क्लास थी, इंटेलिजेंट मिडिल क्लास, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो कुछ ऐसे कुछ लॉस भी थे जो कि अगर आप आज की डेट में देखें तो वो बहुत सही थे, बट उस टाइम ऑर्थोडॉक्स इतने थे लोग कि उनको वो चीजें सही नहीं लग रही थी। जैसे कि उन्होंने सती सिस्टम को खत्म किया, उन्होंने लॉ लाया, ठीक है। डाउरी का भी उन्होंने कुछ लॉ लाया था, अनटचेबिलिटीज का भी उन्होंने लॉ लाया था कि, ठीक है। तो अब उन्होंने ये चीजें जो हमारे हिंदू कल्चर में थे उसको खत्म की। अब जब उन्होंने खत्म की तो हमारे तब ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, उनको लगा कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज, मिशनरीज का आना, मतलब मिशनरीज आए, ठीक है, वो कन्वर्जन लाई उन्होंने, हिंदू टू क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो अब ऑर्थोडॉक्स हिंदू और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को लगा कि ये तो हमारे रिलीजन के साथ इंटरवेंशन कर रहे हैं, हमारे रिलीजन के साथ खेल रहे हैं। हालांकि आज की डेट में देखेंगे तो ये अगर उन्होंने सती सिस्टम हटाया तो बहुत ही अच्छा स्टेप था, बट उस टाइम के हिसाब से देखो तो ये उनको लग रहा था कि ये इंटरवेंशन कर रहे हैं हमारे रिलीजन में, तो हम ये चीजें अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंट मिडिल क्लास था उनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उनके कुछ लॉज हैं जो ऑप्रेसिव है, बट कुछ लॉज उनके बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स के साथ ही रहेंगे। ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने कहा ना तो हम ब्रिटिशर्स के साथ रहेंगे और ना हम जो ये रिवॉल्ट कर रहे हैं रेवोल्यूशनरीज हैं इनके साथ रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के सारे लॉ गलत नहीं है, ठीक है। और कुछ हद तक वो सही भी थे क्योंकि सारे लॉ गलत नहीं थे, बट जो गलत थे वो बहुत ही गलत थे, वो बहुत ऑप्रेसिव लॉज थे, ठीक है। और ये रीजंस थे फेलियर किसके? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। देखिए जो तब उनके एक कमांडर थे जॉन लॉरेंस, उन्होंने कोट किया था कि अगर
अगर उस समय कोई ऐसा एक लीडर भी निकल जाता जो पूरे इंडिया को यूनाइट कर देता, कि इसमें एबिलिटी होती पूरे इंडिया को यूनाइट करने की, तो हम ये लड़ाई बहुत बुरी तरह हारते। ये उनके कमांडर जॉन लॉरेंस ने खुद कहा था। तो आप समझिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तब कोई एक बहादुर, देखिए बहादुर शाह जफर को एक लीडर तो बनाया था उनको, पर बहादुर शाह जफर भी अपने पर्सनल मोटिव के लिए थे, कि ये पेंशन पे थे, वो चाह रहे थे कि अगर फाइट जीते तो मैं फिर से एम्पीरियर रहूंगा, फिर से मुगल राज आएगा, तो वो तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे। और कुछ ऐसे भी थे जो कि इस रेवोल्यूशन में जो कि मतलब पार्टीज बदल रहे थे, कभी इनके पास आ रहे थे, कभी उधर चले जा रहे थे, कभी इधर आ रहे थे, कभी उधर चले जा रहे थे, तो ऐसे बहुत थे उसमें, ठीक है। तो वही ना, एक कोऑर्डिनेशन नहीं थी, एक सेंट्रल कम्युनिकेशन नहीं, तो इसी कारण हम रिवॉल्ट 1857 हार गए, ठीक है। तो ये था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कंप्लीट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया होगा प्लीज इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये आपके JKSSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप KS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हम इम्प्रूवमेंट लाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।